नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज बिहार में महागठबंधन की महारैली हुई और इस महागठबंधन की महारैली में क्या मंथन निकलकर सामने आया, आज इसको लेकर चर्चा करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, लालू प्रसाद यादव आज दिखे बड़े दिनों बाद, उनकी तबीयत खराब थी, हालांकि वर्चुअली ही जुड़े, लेकिन कहा कि आरएसएस और मोदी का जो विजय रथ है उसे बिहार ही रोकेगा। यहाँ 11 फरवरी को सिंगापुर से आए हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, इस वक्त दिल्ली में हैं और 25 तारीख की जो रैली थी उसके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह था ये। पूर्णिया में जो रैली है महागठबंधन की रैली, और लालू जी जब बोलते हैं कोई बात अगर, तो बिहार में ख़ास तौर पर और वहाँ की आवाम को जो उनकी समर्थक रही है और जो एक लार्जर ग्रुप वहाँ पर एंटी बीजेपी वोट बैंक का है, उसे इसलिए विश्वसनीय लगता है क्योंकि 2015 में उन्होंने एक फार्मूला बनाया था जिसको उन्होंने बिहार मॉडल का नाम दिया था। और बिहार मॉडल के तहत नीतीश कुमार, जो कि उनके धुर विरोधी थे, लगातार पिछले 10 सालों से एक दूसरे के खिलाफ थे, 2005 से 2015 तक, लेकिन उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया था और तमाम मंडल फोर्सेस को उन्होंने एक कर दिया था, ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा था। और भारतीय जनता पार्टी को 2015 के चुनाव में शिकस्त मिली थी, बावजूद इसके कि 2014 के चुनाव में बहुत अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पाई थी और एक साल के भीतर ही उस गेन को लॉस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये एक बिहार मॉडल है। लालू यादव इसी कारण से जब वो बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, इनके पास कोई ऐसा फार्मूला ज़रूर है। क्या है वो फार्मूला, कुछ समझ में आया उनकी बातों से? अब देखिए, बिहार मॉडल तो बड़ा स्पष्ट है। बिहार मॉडल में आप जितने भी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, उन सब दल को एक साथ लेकर के आओ। 7 दल इस वक्त बिहार में सरकार चला रहे हैं, जिसमें कि नीतीश जी और लालू जी की प्रमुख पार्टियां हैं और उसके अलावा कांग्रेस और वामपंथी दल और मांझी जी वगैरह हैं। तो ऐसे मिलकर के 7 का एक गुलदस्ता है और इसी मॉडल, इसी फॉर्मूले को पूरे देश में अगर लागू कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी उनके सामने नहीं टिकेगी, ऐसा लालू जी का भी मानना है और नीतीश जी का भी मानना है, क्योंकि अपने भाषण में नीतीश जी ने भी यही बात कही। हाँ, उन्होंने दोहराया कि 100 सीटों पर हम सीमित कर देंगे कांग्रेस अगर आगे आए तो। लेकिन कांग्रेस तो रायपुर में खुद चाहती है कि हम सबके साथ गठबंधन करें। फिर दिक्कत क्या आ रही है? इधर नीतीश जी भी कह रहे हैं, उद्धव जी भी इस बात को कह चुके हैं, दिक्कत क्या है फिर? देखिए, बिहार मॉडल के आधार पर वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदारी ले। अब ये बिहार मॉडल में कांग्रेस कहाँ पर है, इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस बिहार मॉडल में तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी है और जो प्रमुख पार्टियां हैं वो रीजनल फोर्सेस हैं, जेडीयू और आरजेडी। और इस कारण से वहाँ एक ऐसा गठबंधन है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर तो रखा हुआ है ही, ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की राह भी जो है वो आसान नहीं है बिहार में, क्योंकि अगर ये सारे दल एक तरफ रहते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो इन दलों के वोट बैंक से कम है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा बाई इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें तो स्थिति थोड़ी उलट दिखाई पड़ी, और बावजूद इसके कि ये सारे दल सातों एक तरफ थे, 3 में से 2 बाई इलेक्शन बीजेपी जीत गई। हालांकि जीत बहुत कम मार्जिन से हुई है, इसीलिए वो एनीबॉडीज गेम कहा जा सकता है। तो ये मानकर चला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सब मिलकर टक्कर देंगे अगर कांग्रेस इसी मॉडल को मान लेती है पूरे देश में। और नीतीश जी बार बार इशारा कर रहे हैं इस बात का, कांग्रेस आप तैयार तो होइए, आप तैयार तो होइए। वो बार बार कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं आप तैयार हो जाइएगा तो 100 से कम सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को रोक लेंगे। ये बार बार स्पष्ट तौर पर वो कांग्रेस की तरफ देखकर कहते हैं। रायपुर में या उसके पहले उत्तर पूर्व में जब पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगा गठबंधन जो बीजेपी का टक्कर लेगा। समान विचारधारा वाली पार्टियां
अब ये जब आप बोलते हैं समान विचारधारा वाली पार्टियां के साथ गठबंधन बनाएंगे, तो पहले तो कांग्रेस और लालू यादव आपस में लड़ते थे। सपा और कांग्रेस तो एक नहीं है, तो फिर समान विचार वाले क्या बीएसपी है? अरविंद केजरीवाल क्या समान विचार वाले हैं? क्या ममता बनर्जी के साथ समान विचार वाला मामला फंसता है क्या? क्या केसीआर या जगन मोहन रेड्डी समान विचार वाले हैं? तो ये बोलने के लिए बोल दिया गया। आज की तारीख में कितने दल हैं जो सच में अपनी जगह पे बहुत मजबूत हैं और कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर उसकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के ही कॉस्ट पे अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार की है। ममता बनर्जी ने वो सारे वोट जो लेफ्ट और कांग्रेस के थे वो अपने पास लाने में सफल रही हैं और तब बीजेपी को वो टक्कर दे पा रही हैं। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल के पास वो तमाम वोट जो उनके हैं वो सब तो कांग्रेस के वोट हैं। तो वो किसी भी स्थिति में ऐसे दल जो अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, या फिर गठबंधन की जो शर्तें होंगी वो कांग्रेस के लिए प्रतिकूल होंगी। वो कहीं भी स्पेस नहीं देना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हम गठबंधन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें गठबंधन क्यों करना है, वो बहुत कम है, यहाँ पर उनकी ताकत नहीं है। तो कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा गठबंधन तैयार होगा? और अगर गठबंधन तैयार होता है जिसमें बड़े दल नहीं हैं, जैसे कि खुद जब श्रीनगर में आखिरी मीटिंग हो रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, तो उन्होंने सभी दलों को न्योता जो भेजा था उसमें केसीआर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री जी और अरविंद केजरीवाल, इन सबों को तो न्योता ही नहीं दिया था। तो वो तो खुद ही खम्भम में रैली कर रहे थे, वो बाद में उन्होंने किया भी। अब आप ये समझिए कि विपक्ष के गुणागणित से तो लगता है कि एक थर्ड फ्रंट का खाका तैयार हो रहा है, जिसमें एक तरफ तो कांग्रेस और उसके नेतृत्व में बना हुआ गठबंधन, और दूसरी तरफ वो दल जो कांग्रेस के कॉस्ट पर अपनी राजनीतिक जमीन बनाने में सफल हुए हैं, यानी कि जिन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया है उन राज्यों में। जैसे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को रिप्लेस किया है YSR कांग्रेस ने, जगन मोहन रेड्डी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस को रिप्लेस किया है, वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने रिप्लेस किया है कांग्रेस को और लेफ्ट को, वहाँ वो हैं। तो वहाँ इस तरह के नेता अगर एक साथ आ भी जाते हैं, आज कोई कांग्रेस थोड़ी ना बीजेपी को टक्कर देती है, वो तो नवीन बाबू देते हैं ना उड़ीसा में, और लगातार सरकार बनाए चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में तो ये लोग नहीं रहेंगे ना, तो फिर इनका अपना गठबंधन होगा, अगर होगा भी। और अगर वैसी स्थिति है तो फिर तीसरा गठबंधन हो जाए, तीसरा मोर्चा आ जाएगा। और तीसरे मोर्चे के नेता ही अब कहने लगे हैं कि भाई तीसरा मोर्चा अगर बना तो ये बीजेपी को जिताने के काम आएगा। तो कांग्रेस के साथ जाना नहीं है, और तीसरा मोर्चा बना तो बीजेपी जीत जाएगी। ये एक दुविधा है, और इस दुविधा का हल ढूंढने में लालू जी और नीतीश जी एक प्रयास सामने लेकर आ रहे हैं। कह रहे हैं बिहार मॉडल ले लो, बिहार मॉडल में कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पे रहे तो एक विपक्ष का खाका तैयार होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा। अब क्या ये कांग्रेस को स्वीकार होगा, ये देखना है। नहीं तो बिहार की राजनीति पूरे देश में लागू तो होती नहीं है। बिहार की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, साउथ की राजनीति अलग है। हर जगह की अपनी अपनी राजनीतिक जो ज़मीन है वो अलग अलग है। बिहार मॉडल पूरे देश में लागू हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है, और कांग्रेस हर जगह पीछे रहे ये भी संभव नहीं है। तो फिर बात बनेगी कहाँ पर? लालू यादव जो कह रहे हैं कि हम रथ रोक देंगे, बिहार रथ रोक देगा, 40 सीटें हैं खाली, रथ कैसे रोक देंगे आप किसी का? देखिए, अब 89 में उन्होंने आडवाणी जी का रथ रोका था और कहते हैं कि, और देखिए उनको क्रेडिट भी मिली, वो लेकर के जा रहे थे अयोध्या की तरफ, उनका रोक लिया रथ उन्होंने बिहार में, और उस समय आडवाणी जी का रथ रोकना बड़ी बात थी। लेकिन उस टाइम जो एक मुद्दा था राम मंदिर का, वो भी बनकर तैयार है। हाँ, वो मंदिर आज की तारीख तैयार है, लेकिन उस वक्त उन्होंने बनने से और उसका यूँ कहें कि जो
शुरुआत हो रही थी उस मंदिर आंदोलन की, उसको उन्होंने रोक दिया था। समस्तीपुर में गिरफ्तारी और फिर उन्हें माइथन डैम, उस वक्त झारखंड एक हुआ करता था बिहार के साथ, वहाँ के दामोदर वैली कॉरपोरेशन के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा था। और बाद में हालांकि आडवाणी जी के परिवार को उन्होंने हेलीकॉप्टर भेज के मंगवा भी लिया था वहाँ पे, और इस तरह से उन्होंने जो रोका था उसी सिंबॉलिज्म का वो इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हम रोक लेंगे। अब देखिए प्रश्न यही है कि वो रोक सकते हैं या उसका वो जो फॉर्मूला दे रहे हैं वो रोक सकता है, लेकिन जो नीतीश जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस करती है वो तभी रुक सकता है। नीतीश जी कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर तैयार हो जाए, कांग्रेस अगर लीड ले ले, कांग्रेस अगर तैयार हो जाए, ये कांग्रेस से वो चाहते क्या है वो स्पष्ट नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं कि आपकी भूमिका है, और आपकी वही भूमिका है जो बिहार मॉडल में आपकी भूमिका है। तो वही उस बात को तेजस्वी पूरा करते हैं ना, वो कहते हैं कि आप ड्राइविंग सीट पर दूसरों को बैठने दीजिए। हाँ, तो कांग्रेस, अब ये जो गठबंधन के नेता हैं इन सबों को ये लगता है कि अगर कांग्रेस बैक सीट ले जाती है और हमें फ्रंट सीट देती है, ड्राइवर सीट दे देती है हमें, तो फिर कांग्रेस के साथ हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस को तो दिक्कत, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां वो फ्रंट सीट पर रहे, जैसे मध्य प्रदेश में रहे, जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान में रहे। लेकिन जहां पर नहीं है, जैसे हिमाचल में रहे, उत्तराखंड में भी रह सकती है, लेकिन जहां हम हैं तो हम ही होंगे। फिर हमसे शेयर मत मांगो, हम अगर एक सीट देते हैं तो एक लें, आप नहीं देते हैं तो आप वो भी ना लें, और आप अपनी राजनीति को करिए पीछे, और हम लड़ेंगे बीजेपी से। अब ये फॉर्मूला जो है वो रायपुर फॉर्मूला नहीं है। हाँ। रायपुर में ये फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, रायपुर में बन रहा है कि हमारे नेतृत्व में समान विचारों वाली पार्टियां जो हैं वो आए, साझा करें हम, और फिर लड़ाई लड़ें हम बीजेपी से। अब ये जो है, अब पहले तो आपस में ही द्वंद्व चल रहा है, अभी बीजेपी से लड़ना बाद में आता है कि कौन सा फॉर्मूला चलेगा, ये जो बिहार मॉडल जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, या फिर वो जो रायपुर मॉडल है जिसमें कि वो कहा जा रहा है कि हमारे नेतृत्व में गठबंधन बने 2024 के लिए। और शिकायत भी कर रहे हैं जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता, कि नीतीश जी जब बार बार कह रहे हैं तो फोन उठाकर राहुल जी नीतीश जी से पूछते क्यों नहीं हैं कि भाई कौन सा ऐसा आप चाहते हैं कि हम लीड लें, क्या है वो लीड। वो तो मिलकर भी आए थे पीछे, जब वो 6 महीने पहले आए थे, सरकार उन्होंने बनाई थी, उसके बाद दिल्ली आए थे, तो वहाँ राहुल जी से मुलाकात कर ली उन्होंने, सोनिया जी से मुलाकात की, बोली उसकी मुलाकात का बात तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कांग्रेस के ऊपर अब दारोमदार है। आज पूर्णिया में जो महागठबंधन की रैली हुई है उसमें भी यही बात निकल करके आई है। लेकिन मुझे ये गजब लगता है कि जब कांग्रेस की खुद की मीटिंग हो रही है रायपुर में, उसी दिन आपने पूर्णिया में रैली बुला ली, क्योंकि जितना बड़ा सवाल आप कांग्रेस के सामने रख रहे हैं उस सवाल को किसी बड़े नेता के सामने रखना था ना। राहुल गांधी को बुलाना था उस रैली में और वहां उस प्रश्न को सामने रखना था, प्रियंका गांधी को बुलाना था, वहां उस प्रश्न को सामने रखना था। जब सीपीआई एमएल की बैठक हो रही थी उसमें तो खुशी साहब थे, उन्होंने उनके सामने बात हाँ, तो ये निर्णित करेंगे खड़गे साहब, उनको बुलाना था, तो आपने एक ही दिन दोनों बैठक कर ली। 25 को ये पूर्णिया भी कर लिया, 25 को रायपुर पहले से प्रस्तावित था। तो ऐसे में लगता है कि सामंजस्य की जो स्थिति है और वो सामंजस्य की कमी वो विपक्षी खेमे में, हालांकि अभी टाइम है, 14 महीने 15 महीने हैं अभी, लेकिन वो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि बड़ा भाई कौन बने। वो पार्टियां जो कांग्रेस को कमजोर कर ऊपर आई हैं, या फिर कांग्रेस बने क्योंकि वही एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी प्रेजेंस जो है देश के जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। कौन बड़ा भाई? ममता जी कहती हैं कि भाई हरा तो पाती नहीं है कांग्रेस, तो लीड तो मैं लूँगी, और मुझे प्रोजेक्ट करो, मैं तो चेहरा भी बन सकती हूँ प्राइम मिनिस्टर की। उनके समर्थक शत्रुघ्न सिन्हा पीछे कह रहे थे। तो ऐसे में लगता यह है कि बीमार तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब एक ही अनार है। हाँ, और बहुत से लोग हैं, और किस तरह से वो नेतृत्व जो है, एक अनार यानी कि एक वो कुर्सी नेतृत्व का जो है, क्योंकि देखिए नेतृत्व का सवाल बीजेपी की तरफ तो सॉल्व है, उनका क्लियर है, वहाँ क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी वो अपने घोड़े पर बैठ के चले जा रहे हैं,
और जिसका विजय रथ नाम दिया है लालू जी ने, तो वो रथ तो भागा जा रहा है, अब उसे रोकने का मसला है, और वो कौन चेहरा आकर के रोके। और ये जो गुणागणित है, ये जिस दिन बैठेगा उसी दिन असली लड़ाई की शुरुआत होगी, उसी दिन। यानी कि वो जो एक फॉर्मूला है बिहार में कि एक एनडीए का लड़ता है तो उसके खिलाफ एक महागठबंधन का लड़ता है। ये 2015 में भी हुआ था, और यही फॉर्मूला पूरे देश में अगर लागू हो जाए कि एक अगर बीजेपी का उम्मीदवार हो या एनडीए का उम्मीदवार हो और एक ही विपक्ष का उम्मीदवार हो, तब तो भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते हैं। और इस फॉर्मूला को लागू करने के लिए बहुत से सैक्रिफाइसेस, बहुत से त्याग की ज़रूरत है, खासतौर पर कांग्रेस के त्याग की ज़रूरत है, और नीतीश इसीलिए बार बार आह्वान कर रहे हैं। तेजस्वी भी एक बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ना लालू जी झुके थे ना उनका बेटा झुकेगा। क्या कह रहे होते हैं वो इस बात से कि जो आप आरोप लगाते रहते हैं, या भारतीय जनता, क्योंकि अमित शाह भी आज बिहार में ही थे, जो आरोप लगाते रहते हैं कि आपने चारा घोटाला किया या फिर तमाम और चीज़ें, उसी पर वो तंज कस रहे होते हैं क्या कि अब झुकेंगे नहीं, लालू जी नहीं झुके, हम भी नहीं झुकेंगे। देखिए, राजनीति में समय के अनुसार जो बयान दिए जाते हैं, ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। जो उनकी यूनिकनेस है वो क्या है? जो यूनिकनेस है लालू यादव और तेजस्वी यादव कि लालू यादव, कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए अपने पूरे कालखंड में, वो नीतीश जी नहीं दावा कर सकते हैं, वहाँ बैठे वो मांझी जी नहीं दावा कर सकते थे। तो उसमें कांग्रेस पार्टी है, वाम दल है और लालू यादव है, जिनका कि कोई कहा नहीं जा सकता है कि किसी तरह का कोई संबंध, कोई गठबंधन, यहाँ तक कि पीडीपी का भी हो गया है। आप बात कर लीजिए तो नवीन बाबू भी कई मसलों पर साथ देते हैं पार्लियामेंट में। वाई राजशेखर रेड्डी राज्यसभा में कई दफ़े बेल आउट करते हैं बीजेपी को अपने सदस्यों के जरिए, पर जो कंसिस्टेंटली बीजेपी के खिलाफ रही उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लालू यादव और समाजवादी पार्टी हमेशा से ये, तो ये एक यूएसपी उनका है। पर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। जब तेजस्वी ये बात कहते हैं तो दरअसल वो उस आग को हवा देते हैं जो मुद्दे के तौर पर उनके पास है, जिसका नाम है जातीय जनगणना। हमारे मुद्दे पर आप सब लामबंद हो जाइए, क्योंकि हम ही हैं जो बीजेपी को टक्कर देते आए हैं, हम ही आरक्षण बचाएंगे। क्योंकि ये जो एक लार्जर लाइन है कि आरक्षण चला जाएगा अगर कालांतर में कुछ दिनों के बाद, जातीय जनगणना की उन्होंने शुरुआत कर दी है, हमारे साथ हो जाइए। क्योंकि ये शक होने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब ओबीसी वोट बैंक में और दलित वोट बैंक में भी पैठ बना चुकी है। एक बड़ा वर्ग है जो उन्हें सपोर्ट करता है। जिस दिन ये अगर हो जाता है तो फिर जातीय जनगणना और जातीय गुणागणित की जो राजनीति है उस पर विराम लगेगा या उस पर कमजोरी आएगी। तो सबसे बड़ा बिहार मॉडल का जो आधार है वो ये है कि जातीय राजनीति के जरिए धर्म की राजनीति को तोड़ा जाए और उस सवाल पर गोलबंदी को बड़ा किया जाए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा जो हर दिन उठ रहा है वो है जातीय जनगणना, और विपक्ष उठा रहा है लगातार उसे, अखिलेश यादव उठा रहे हैं उस सवाल को। ये जो जातीय जनगणना का सवाल है ये बहुत बड़े वर्ग को एक साथ जोड़ने की ताकत रखता है। सारे ओबीसी समाज को, दलितों को, सबको जोड़ करके ये 85-15 कर देता है और 80-20 योगी जी कहते हैं, वो हिंदुत्व कार्ड और राष्ट्रवाद का कार्ड चल करके। तो बेसिकली लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव दरअसल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देखो हम उनके खिलाफ हैं, हम कभी उनको आगे नहीं आने देंगे, उनको जातीय जनगणना लागू करना होगा, यही तुम्हारे हक में है, रिजर्वेशन हम कायम रखेंगे, ये तमाम हमारे मुद्दे हैं। बेसिकली वो फोकस उधर करना चाहते हैं और इसी कारण से उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस की जो वो कमिटमेंट है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है आरक्षण के सवाल पर जितनी एसपी, आरजेडी या इस तरह के दलों की है। इसीलिए भी नेतृत्व जो है वो
ऑपोजिशन में कांग्रेस का नहीं होना चाहिए, हम जैसे दलों का होना चाहिए, ताकि हम अपने वोट बैंक को सीधा संदेश दे पाएं। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई टक्कर वाली लड़ाई लड़ेगा जाति गोलबंदी के हिसाब से, आरक्षण को बचाने के हिसाब से, तो वो हम होंगे। नीतीश उसी बात को जरा झांप पोत के कह रहे हैं, तेजस्वी भी अभी उसी तरह से कह रहे हैं, पर असली यही है कि जो मुद्दे हैं उसके आसपास जो गोलबंदी होनी है उसमें लीड कौन ले, और कांग्रेस को लीड देने के लिए इस बार क्षेत्रीय दल तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बताएं कि उन्हें क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने या फिर लालू प्रसाद यादव ने जो फॉर्मूला बताया है कि पूरे देश में वही फॉर्मूला लागू होना चाहिए और ऐसे हम 100 सीट पर सीमित कर देंगे, बीजेपी और आरएसएस का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है उसे रोक देंगे, क्या ये संभव हो पाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।